कहानी शुरू होती है और हम एक सुनसान एरिया को देखते हैं जहाँ दो लोगों को बंदी बनाया हुआ है। हमें पता चलता है कि इनमें से एक व्यक्ति मिलिट्री से है जो यहाँ एक रेस्क्यू मिशन पर आया था। वो एक प्रोफेसर को बचाने आया था, मगर मिलिट्री के ही किसी इन्फॉर्मेंट ने इस रेस्क्यू मिशन के प्लान्स को लीक कर दिया था, जिसकी वजह से इन दोनों को पकड़ लिया गया था। इन्फॉर्मेंट ने उनसे झूठ बोल ये भी कहा था कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था काफी कमजोर होगी, मगर यहाँ भारी तादाद में ट्रेंड प्रोफेशनल्स पहले से ही मौजूद थे जिन्हें सोल्जर्स की अटैक टाइमिंग और एस्केप रूट्स के बारे में पता था। वो सोल्जर अपनी नाकामयाबी पर अफसोस जता रहा था कि तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। दरवाजा खुलते ही एक और सोल्जर को घायल अवस्था में वहां लाया गया, जिसे देख दूसरे सोल्जर को गुस्सा आ जाता है और वो गार्ड पर भड़क जाता है, लेकिन गार्ड उसके सर पर अपनी गन से खतरनाक अटैक करता है और मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। नया प्रिजनर सोल्जर को लेफ्टिनेंट कहकर पुकारता है और लेफ्टिनेंट उससे बाकी ट्रूप्स के बारे में पूछते हैं। सोल्जर बताता है कि उन्हें उनकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन तभी दरवाजे के बाहर दोबारा हलचल होने लगती है। दरवाजा दोबारा खुला और हम देखते हैं कि वही गार्ड दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन वो मर चुका था। और हम उसके पीछे एक व्यक्ति को देखते हैं जिसने लेफ्टिनेंट से पूछा कि क्या वो ही लेफ्टिनेंट कैंग है। उसकी लैंग्वेज से लेफ्टिनेंट समझ गए कि ये व्यक्ति फॉरेनर नहीं है, और जब उन्होंने उससे उसकी आइडेंटिटी पूछी तो उसने बस इतना कहा कि वो यहाँ उन्हें रेस्क्यू करने आया है। वो उन्हें और बाकी प्रिजनर्स को उसे फॉलो करने के लिए कहता है और उस जगह से बाहर निकलते वक्त लेफ्टिनेंट देखते हैं कि वहाँ के सारे गार्ड्स को पहले ही मारा जा चुका है। लेफ्टिनेंट हैरान है क्योंकि उन्हें इसका आभास भी नहीं हुआ था। वो उस लड़के से पूछते हैं कि क्या उसके साथ और भी लोग आए हैं, इस पर उसने कहा कि उन्हें रेस्क्यू करने वो अकेला ही आया है। तभी वहाँ कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और इधर लेफ्टिनेंट उनसे निपटने का तरीका सोच ही रहे थे कि तब तक वो लड़का एक एक कर सभी गार्ड्स को मार उन्हें ठिकाने लगा देता है। वो लोग आगे बढ़ने लगे और जो भी उनके सामने आता वो उस लड़के के हाथों मारा जाता। लेफ्टिनेंट को अटैक करने का चांस भी नहीं मिला और उन्हें वो लड़का किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि वो अकेले ही पूरी आर्मी के बराबर है। अब तक लेफ्टिनेंट भी समझ गए थे कि वो लड़का कोई नॉर्मल मिलिट्री सोल्जर नहीं है। धीरे धीरे वो सभी लोग बाहर पहुंच जाते हैं जहां उनके ट्रूप मेंबर्स पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। वो सभी बताते हैं कि उन्हें भी उसी सोल्जर ने रेस्क्यू किया है। इस पर वो सोल्जर कहता है कि यहाँ से उनके रास्ते अलग होते हैं। लेफ्टिनेंट ने उसका शुक्रिया किया, मगर वो बताता कि वो यहाँ किसी की रिक्वेस्ट पूरी करने आया था। लेफ्टिनेंट समझ गए कि उनका शक सही था, क्योंकि उनकी जान बचाने वाला असल में एक मर्सिनरी है। लेकिन तभी वो दोनों अलर्ट हो गए क्योंकि उन्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वहाँ पास ही में कुछ गार्ड्स उन्हें ऑब्जर्व कर रहे थे जो उन पर आरपीजी से अटैक कर देते हैं। एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और वो पूरा एरिया धुएं से भर जाता है। लेफ्टिनेंट और बाकी ट्रूप मेंबर्स सेफ हैं, मगर इस अटैक के शॉक से वो अभी तक रिकवर नहीं कर पाए हैं। तभी लेफ्टिनेंट को गन शॉट्स की आवाज आई और वो देखते कि उन गार्ड्स पर किसी ने अटैक कर दिया है। ये जवाबी फायरिंग उसी मर्सिनरी ने की है, लेकिन लेफ्टिनेंट हैरान है क्योंकि उस मर्सिनरी ने ना ही केवल इस एक्सप्लोजन के शॉक से सबसे पहले रिकवर किया था, बल्कि होश आते ही फायरिंग भी स्टार्ट कर दी थी। लेकिन एक और चीज लेफ्टिनेंट को ज्यादा चौंका देती है। उस मर्सिनरी का फेस रिवील हो चुका है और हम देखते हैं कि मर्सिनरी असल में एक टीनेजर है। 6 महीने बाद एक स्कूल में हम एक लड़की डायोन को देखते हैं जो यही सोच रही थी कि अब तक तो उसका बड़ा भाई अपनी क्लास में पहुंच चुका होगा। तभी उसकी क्लासमेट्स आपस में बात कर एक दूसरे को बताती हैं कि स्कूल में किसी बहुत हैंडसम स्टूडेंट का ट्रांसफर हुआ है जो उनका सीनियर है। डायोन समझ गई कि यहाँ उसके भाई की बात हो रही है और वो सोचती है कि उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिस भाई की प्लेन क्रैश में डेथ की खबर उसे मिली थी, वही भाई 10 साल बाद उसकी जिंदगी में वापस लौट आएगा। इस प्लेन क्रैश में डायोन के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और अब वो अपने ग्रैंडपा के साथ रहती है, जिन्होंने जब अपने पोते को जिंदा देखा तो खुशी के मारे वो अपने आंसू नहीं रोक पाए। तभी अचानक डायोन का ध्यान टूटा और हम देखते हैं उसकी क्लासमेट हीजिन उससे एरोगेंटली बात कर रही है। उसने डायोन से पीटी पीरियड के लिए उसके जिम क्लोथ्स मांगे, लेकिन डायोन पूछती है कि अगर उसने अपने कपड़े उसे दे दिए तो वो क्या पहनेगी। ये सुनते ही हीजिन ने डायोन के सर पर मारा और कहा कि उसमें उससे सवाल पूछने की हिम्मत कब से आ गई। बाकी स्टूडेंट्स इस सिचुएशन को अवॉइड करते हैं जैसे मानो वो भी हीजिन से डरते हों, लेकिन हम यहाँ की सिचुएशन देख समझ जाते हैं कि डायोन को अक्सर हीजिन पूरी क्लास के सामने बुली किया करती थी। वहीं दूसरी तरफ सीनियर क्लास में एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट यानी डायोन के बड़े भाई एजन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और क्लास की सभी लड़कियों के चेहरे उसे देख खिल उठते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नया ट्रांसफर स्टूडेंट कुछ खास पसंद नहीं आया और वो उसे सबक सिखाने की ठान लेते हैं। एजन अपनी सीट की तरफ जा रहा था कि तभी एक स्टूडेंट ली ने झटके से उसे गिराने के लिए अपना पैर उसके सामने कर दिया, मगर एजन तुरंत वहीं रुक जाता है और ली सोचता है कि उसकी टाइमिंग तो परफेक्ट थी, फिर भी एजन ने इतनी जल्दी रिएक्ट कैसे किया। एजन ली को घूरे जा रहा था और तभी उसे अपने लेफ्टिनेंट की बातें याद आती हैं। जी हाँ, एजन वही मर्सिनरी है और उसके लेफ्टिनेंट ने उसे किसी भी सिचुएशन में फाइट ना करने के ऑर्डर्स दिए थे। एजन ने उनसे बात करते वक्त कहा था कि वो फॉरेन कंट्री में बिना किसी डेटा के कभी भी अपनी जान खतरे में नहीं डालेगा। उसने अपनी जिंदगी के 10 साल बैटलफील्ड पर गुजारे हैं, तो ऐसी नौसिखियों वाली गलती वो कभी भी नहीं करेगा। मगर उसकी बातें सुन लेफ्टिनेंट की हवाइयां उड़ गईं और उन्होंने क्लैरिफाई किया कि वो एजन से फाइट करने को इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि उन्हें एजन की नहीं बल्कि उसके ओपोनेंट की चिंता है। ये सब याद करते हुए एजन ली की इस हरकत को इग्नोर कर वहां से चला गया और बेवकूफ ली को ये लगा कि एजन उससे डर गया है। एजन अपनी सीट पर आता है
जहाँ उसे उसका पहला दोस्त पार्क मिला जो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और साथ ही उसे बताता है कि ली की वो हरकत उसने भी देखी थी। उसने उसे क्लास के बुलीज ली और ह्यूजन के बारे में बताया और साथ ही उनसे सावधान रहने की चेतावनी दी। क्लासेस शुरू हुई और ईजन अपने एनवायरनमेंट को नोटिस करने लगा। कुछ स्टूडेंट्स ध्यान लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं तो वहीं कुछ क्लास के बीच फोन यूज करने में व्यस्त हैं। वो बाहर स्टूडेंट्स को खेलते हुए देखता है और ये सब देख उसे अपनी बैटलफील्ड और ट्रेनिंग के दिन याद आ जाते हैं। जिस उम्र में बच्चे अपनी जिंदगी का मजा उठाते हैं उसी उम्र में उसने जंगलों में कड़ी ट्रेनिंग की है और खेलने कूदने की एज में उसे गन और राइफल्स चलाना सिखा दिया गया था। क्लासेस ओवर हुई और स्कूल से निकलते वक्त डायोन देखती है कि ईजन उसका इंतजार कर रहा है। ईजन अपनी बहन के साथ घर जाना चाहता है और ये देख डायोन को भी खुशी हुई, मगर रास्ते में वो दोनों ऑकवर्ड फील करने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि डायोन काफी सालों बाद अपने भाई से मिली है और इस सडन चेंज को एक्सेप्ट करना उसके लिए इतना आसान नहीं है। ईजन बताता है कि वो भी थोड़ा बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा है क्योंकि प्लेन क्रैश के टाइम पर वो केवल 9 साल का था। एक्सीडेंट की वजह से उसकी याददाश्त चली गई और इसीलिए उसे आज भी ज्यादा कुछ याद नहीं है। कुछ टाइम पहले ही उसकी मेमोरीज वापस आई हैं और तभी उसे याद आया कि उसकी एक छोटी बहन और ग्रैंडपा भी हैं। वो दोनों बात करते करते जा रहे थे कि तभी डायोन घबरा जाती है क्योंकि उसने वहाँ हीजन के ग्रुप को देखा और वो सोचने लगी कि कहीं वो लोग यहाँ भी उसे बुली करने ना आ जाएं। हीजन की फ्रेंड ने भी डायोन को देख लिया है और वो अपने ग्रुप को बताती है कि डायोन ही हीजन का नया टारगेट है। हीजन की फ्रेंड ने डायोन से पूछा कि क्या वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ है, इस पर वो हड़बड़ाते हुए कहती है कि ईजन उसका भाई है। इसी के साथ वो ईजन से भी झूठ बोलते हुए उस लड़की को अपना फ्रेंड बताती है, मगर सिचुएशन बिगड़नी शुरू हो चुकी थी। उसकी क्लासमेट उसका मजाक उड़ाते हुए पूछती है कि क्या वो दोनों वाकई दोस्त हैं, और ये सुन ईजन उनके ग्रुप को घूरने लगता है। उसका ऐसे घूरना एक बुली को पसंद नहीं आया और उसने ईजन से आंखें नीचे करने को कहा, मगर ईजन बिना पलक झपकाए एक टक उसे घूरे जा रहा था और जब उस बुली से ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो ईजन से लड़ने आ जाता है। उसने पूछा कि क्या वो अपनी बहन के सामने कूल बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईजन उसे देख उसकी बॉडी एनालाइज करने लग जाता है। कोई वेपन ना होने के बावजूद भी वो लड़का उसे डिफेंसलेसली अप्रोच कर रहा था। ईजन उसे बड़े आराम से मजा चखा सकता है, लेकिन उसे लेफ्टिनेंट की बातें याद है तो वो उसे इग्नोर करने की सोचता है। लेकिन उस बुली को ईजन का बिहेवियर पसंद नहीं आया और उसने उसका कॉलर पकड़ लिया। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी डायोन उससे माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि उसका भाई अब्रॉड से आया है, जिसे यहाँ के कल्चर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उसे माफी मांगते देख बुलीज उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, मगर ईजन रियलाइज करता है कि डायोन डर के मारे कांप रही है। ईजन ने तुरंत उस बुली का हाथ हटाया और जरा से फ्लिक से ही उस बुली को तेज दर्द होने लगा। ईजन डायोन के पास गया और अपने ब्लेजर से उसका मुंह ढकते हुए उसे वहीं इंतजार करने को कहता है। तभी उस बुली ने ईजन पर पीछे से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन ईजन पहले अटैक कर उसे दूर फेंक देता है। ईजन ने स्कूल के पहले दिन ही लेफ्टिनेंट से किया हुआ प्रॉमिस तोड़ दिया और उस बुली की ये हालत देख उसके दोस्त सहम जाते हैं। इससे पहले कि दूसरा बुली कुछ कर पाता, ईजन एक झटके में उसके पास पहुंच उसे पंच करता है, जिससे वो भी बेहोश हो जाता है। ईजन की फ्रेंड ईजन का डेडली लुक देख इतना ज्यादा डर गई कि उसके पसीने छूटने लगे। डायोन ने भी ब्लेजर हटाया और अपने सामने का दृश्य देख वो सोचने लगी कि आखिर कुछ ही पलों में यहाँ हुआ क्या। ईजन उस लड़की को छोड़ डायोन के पास जाता है और कहता है कि उन्हें अब घर चलना चाहिए। ईजन का मुस्कुराता चेहरा देख उस लड़की को यकीन नहीं हुआ कि ये वही लड़का है जिसका चेहरा देख थोड़ी देर पहले उसके पसीने छूट रहे थे। घर जाते वक्त डायोन ईजन से कहती है कि इस कंट्री में किसी को घूरना उसका अपमान करने जैसा है। इस पर ईजन ने कहा कि उसे ये पहले से ही पता था। डायोन पूछती है कि पता होने पर भी उसने उन बुलीज के साथ ऐसा क्यों किया। इस पर ईजन बताता है कि उनके सामने उसे अनकंफर्टेबल और डरा हुआ देख उससे रहा नहीं गया। आज पहली बार डायोन को सेफ महसूस होता है और ये देख वो बेहद खुश है कि कोई उसकी परवाह भी करता है। घर पहुंचने पर ईजन घर के कामों में हाथ बटाता है और ग्रैंडपा उससे स्कूल के पहले दिन के बारे में पूछते हैं। इस पर वो उन्हें फाइट के बारे में कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि उसका दिन बहुत अच्छा गुजरा। रात में ईजन ग्रैंडपा के साथ बिताए पलों को याद कर खुश है और सोचता है कि अब फाइनली उसके पास भी एक फैमिली है। तभी हम एक प्लेन क्रैश का सीन देखते हैं जहां पैसेंजर्स पैनिक कर रहे हैं और उनकी सेफ्टी के लिए एयर मास्क ड्रॉप कर दिए गए हैं। एक घबराए हुए बच्चे को भी मास्क पहनाया गया, लेकिन उस प्लेन में आग लग चुकी है और वो क्रैश होने वाला है। तभी ईजन चौंकते हुए उठ गया, मतलब वो प्लेन क्रैश का सपना देख रहा था। वो रूम से बाहर आया जहां डायोन उसे बताती है कि उससे आज स्कूल के लिए जल्दी जाना है और इसीलिए वो उससे पहले निकल जाती है। वहीं स्कूल में हीजन की फ्रेंड ने हीजन को डायोन के बारे में सब कुछ बता दिया है। जब हीजन कल अपने दोस्तों से मिलने पहुंची तो उसे इस पूरे इंसिडेंट की जानकारी मिली थी, मगर उसकी फ्रेंड अभी तक डरी हुई थी। लेकिन वो सोचती है कि हीजन के रहते हुए उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका बड़ा भाई 3rd ईयर के अल्फा ग्रुप में है। अल्फा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिससे पूरा स्कूल डरता है और उनके मेंबर से पंगा लेना अपनी स्कूल लाइफ की धज्जियां उड़ाने जैसा है। आगे हम देखते हैं कि हीजन डायोन को दोबारा हिट करती है और उसे उसके साथ चलने को कहती है। डायोन ने पूछा कि कहाँ जाना है, इस पर हीजन कहती है कि क्या बड़े भाई के स्कूल में आने की वजह से वो अपनी औकात भूल गई है। उसने उसे चुपचाप फॉलो करने को कहा, जिसके बाद वो उसे सुनसान जगह पर लाकर बुली करने लगती है। हीजन ने उससे कल के इंसिडेंट के बारे में पूछा और कहा कि उसे क्या लगा उसका बड़ा भाई उसके दोस्तों को मारकर इतनी आसानी से बच जाएगा। वो धमकाती है कि उसके साथ उसके भाई की स्कूल लाइफ भी नरक बना देगी, क्योंकि
जिन लोगों को ईजन ने कल मारा था वो हीजन के भाई के दोस्त हैं और अब तक उनकी गैंग उसके क्लास में पहुंच चुकी होगी। डायोन गुस्से में चिल्लाती है कि इसमें उसके भाई का कोई कसूर नहीं है, लेकिन हीजन उसे थप्पड़ मारकर चुप करा देती है। डायोन को लगा कि उसकी वजह से उसके भाई की स्कूल लाइफ भी खराब हो जाएगी और इसीलिए वो तुरंत उसे बचाने के लिए उसके क्लास की तरफ भागने लगती है। वहीं ईजन की क्लास में ली और ह्यूजन पार्क को बुली कर रहे हैं। वो उस पर इरेजर से निशाना लगाते हुए अपने हेडशॉट स्किल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ली एक और बार इरेजर फेंकता है, मगर इस बार उसकी इरेजर ईजन के बैग से टकरा कर गिर जाती है। ली और ह्यूजन को ईजन का इंटरफेरेंस पसंद नहीं आया और उन्होंने स्कूल के बाद उसे सबक सिखाने की ठान ली। पार्क ईजन से पूछता है कि क्या वो स्कूल के बाद फ्री है, क्योंकि वो उसे शहर घुमाना चाहता है, लेकिन ईजन डिनाई करते हुए बताता है कि उसे अपनी बहन के साथ घर जाना है। पार्क ने उसकी बहन का नाम पूछा और डायोन नाम सुनते ही उसके चेहरे पर मायूसी छा जाती है। वो ईजन को बताता है कि उसकी बहन इस समय एक दर्दनाक स्कूल लाइफ जी रही है। छोटे क्लासेस में डायोन अपनी क्यूटनेस की वजह से काफी पॉपुलर थी, जिससे कई मेल स्टूडेंट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे और इन्हीं लड़कों में से एक हीजन का क्रश था। और उस इंसिडेंट के बाद से ही हीजन ने डायोन को बुली करना शुरू किया था। इस बुलिंग का कोई भी विरोध नहीं कर पाया क्योंकि हीजन का भाई किम सीनियर्स में सबसे टॉप पर है और कोई भी उसका सामना करने में सक्षम नहीं है। धीरे धीरे ये बुलिंग ब्रूटल होती चली गई और अब तो स्टूडेंट्स को भी हैरानी होती है कि आखिर इतनी बुलिंग होने के बाद भी डायोन ये स्कूल अटेंड क्यों कर रही है। हीजन को याद है कि घर पर जब भी स्कूल लाइफ की बात होती है तो ग्रैंडपा बड़े गर्व से डायोन की तारीफ करते हैं। उन्हें डायोन से कोई शिकायत नहीं है क्योंकि उसके ग्रेड्स अच्छे हैं और सारे टीचर्स उससे खुश हैं। लेकिन डायोन अपनी मुस्कान के पीछे एक बड़ा दर्द छुपाए बैठी थी क्योंकि वो ये नहीं चाहती है कि उसकी वजह से उसके ग्रैंडपा को कोई परेशानी हो। तभी कोई लात मार क्लास का दरवाजा खोलता है और हम देखते हैं कि किम अपनी गैंग के साथ एजन से कल के इंसिडेंट का हिसाब लेने आ चुका है। किम ने एजन को बुलाया और वो भी तुरंत उसके सामने जा खड़ा हुआ। डायोन भी भागते हुए वहां आ जाती है और उसकी ऐसी हालत और घाव देख एजन को गुस्सा आ जाता है। डायोन के पीछे पीछे हीजन भी अपनी फ्रेंड के साथ एजन को पिटते हुए देखने पहुंच गई, लेकिन किम को अपनी गैंग के साथ वहां देख डायोन से रहा नहीं गया और वो रोने लगी क्योंकि उसे लगा कि उसकी गलतियों की सजा उसके भाई को मिलने वाली है। उसे रोते देख एजन कहता है कि उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि गलती असल में बुलीज की है। इसके बाद एजन ने एक एक कर बुलीज को मारना शुरू किया और कोई भी बुली उसके अटैक्स का जवाब नहीं दे पा रहा था। कुछ ही सेकंड्स में गैंग के सभी मेंबर्स बेहोश हो गए और किम समझ नहीं पाया कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है। साथ ही में क्लास के बाकी लोग डायोन और हीजन भी शॉक्ड हैं क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी भी ऐसी फाइट नहीं देखी थी। किम को लगा कि एजन केवल थोड़ी बहुत ट्रिक्स जानता है और यही सोचते हुए वो उस पर अटैक कर देता है, मगर एजन ने उसका अटैक आराम से ब्लॉक कर लिया। किम ने दूसरी तरफ से अटैक किया, लेकिन एजन उसका पैर पकड़ उसे पंच करता है और एक ही पंच में किम का सर चकरा जाता है। किम के सामने एजन ऐसे एक्सप्रेशनलेस खड़ा है जैसे कि ये सब उसके लिए बच्चों का खेल हो। उसने किम के फेस पर किक किया और इसी के साथ उसकी पूरी गैंग एजन से हार जाती है। किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि स्कूल का टॉप क्लास सीनियर इतनी आसानी से कैसे हार सकता है। इसके बाद एजन हीजन की तरफ बढ़ने लगा और वो डर गई क्योंकि उसे लगा कि शायद एजन उसे भी नहीं बख्शेगा, मगर डायोन एजन को रोक लेती है, जिस पर वो उससे पूछता है कि क्या ये वही लोग नहीं है जो उसे इतने सालों से बुली करते आ रहे हैं। डायोन को समझ नहीं आया कि आखिर एजन को बुलिंग वाली बात कैसे पता चली, पर वो किसी को उसके हक के लिए लड़ते देख मनी मन खुश भी हो रही थी। वो एजन से कहती कि अब सब ठीक है और उसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। एजन ने उसकी बात मान ली और वो डायोन को उसकी क्लास तक छोड़ने चला जाता है। इधर हीजन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके भाई की ऐसी हालत कैसे हो सकती है। आगे डायोन एजन से माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से ही एजन को बार बार बुलीज का सामना करना पड़ रहा था। एजन कहता है कि वो एक बार नहीं बल्कि 1000 बार लड़ने के लिए तैयार है क्योंकि जहाँ से वो आया है वहाँ के लोग काफी सेल्फिश थे और उन्हें दूसरों की कोई परवाह नहीं थी, मगर एक टाइम ऐसा था जब वो सेल्फिश लोग भी अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार थे। वो बताता है कि ऐसा तब होता था जब उनकी फैमिलीज पर बात आ जाती थी। डायोन पूछती है कि एजन ने तो कहा था कि उसे उसके और ग्रैंडपा के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके लिए फाइट क्यों कर रहा है। एजन कहता है कि भले ही याददाश्त जाने की वजह से उसे सब कुछ याद ना हो, पर एक चीज कंफर्म है कि वो सब एक फैमिली है। ये सुन डायोन खुशी से झूम उठी और उसे उसकी क्लास में छोड़ एजन भी वापस अपनी क्लास में आ जाता है, जहाँ का माहौल काफी बदल चुका था। ली और ह्यूजन जो पहले एजन को सबक सिखाना चाहते थे अब उसके फैन बन चुके हैं और उसे दोस्ती करना चाहते हैं। इधर किम और उसका ग्रुप अपनी हार से निराश है, लेकिन किम समझ चुका है कि एजन बाकी स्टूडेंट से अलग है। उसका ऑरा और फाइट करने का तरीका एक हाई स्कूलर जैसा नहीं है। लेकिन हीजन कहती कि इस बार वो बस लकी था, अगर उनका ग्रुप दोबारा अटैक करेगा तो वो जरूर उसे डिफीट कर देंगे। किम उसे हड़काता है क्योंकि वो जो सच्चाई से कोसों दूर है केवल अपने फायदे के लिए उनकी गैंग को दोबारा पिटवाना चाहती है। हीजन फ्रस्ट्रेट होकर वहां से बाहर आ जाती है क्योंकि उससे अपनी हार और डायोन की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो क्लास में आकर डायोन को प्रवोक करने की कोशिश करते हुए कहती है कि अगर अब से उसके साथ कुछ भी बुरा हुआ तो उसे बस अपने भाई के पास रोते हुए जाना है और उसकी सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। डायोन उसे इग्नोर करती है, लेकिन हीजन अब कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे भी हीजन से डर लगने लगा था। स्कूल ओवर होने के बाद डायोन सोचती है कि क्या अब से वाकई उसकी बुलिंग बंद हो जाएगी या उसे फाइनली हीजन की ह्यूमिलिएशन
इजन और मनमानी से छुटकारा मिल चुका है। यही सब सोचते सोचते उसे पता भी नहीं चला कि वो कब इजन को क्रॉस कर जाती है और इजन के ये पूछने पर कि वो किन ख्यालों में खोई हुई है, डायुन कहती है कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसके बाद वो दोनों घर की तरफ चल देते हैं, मगर उसकी ये खुशी इजन को हर पल उसकी हार का एहसास करा रही थी और इसीलिए वो ठान लेती है कि वो इतनी आसानी से डायुन का पीछा नहीं छोड़ेगी। इधर इजन के घर पर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा ने उसे लेटेस्ट स्मार्टफोन गिफ्ट किया है, जिसमें उन्होंने पहले से ही अपनी और डायुन की कॉन्टैक्ट डिटेल सेव कर दी थी। इजन ग्रैंडपा के इस गिफ्ट से बेहद खुश है और वो रात में मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर मैसेज भेज इन्फॉर्म कर देता है कि यही अब से उसका नया नंबर है। लेफ्टिनेंट को समझ नहीं आया कि जब वो सबसे एक्सपेंसिव स्मार्टफोन इजन को पहले ही दे चुके हैं, तब भी वो एक नया स्मार्टफोन क्यों यूज कर रहा है। अगली सुबह डायुन स्कूल के लिए जल्दी निकल जाती है और वो खुशी खुशी जा ही रही थी कि तभी कोई उसे हिट करता है। कुछ मास्क पहने हुए लोगों ने उसे घेर लिया है और जब डायुन ने उनसे टकराने के लिए माफी मांगी तो उनमें से एक उसे थप्पड़ मार कहता है कि उसकी अपॉलॉजी से कुछ भी नहीं होगा। उनके साथ एक लड़की भी है जो कैरियोके जाना चाहती है और हम देखते हैं कि वो डायुन को पहले से जानती थी क्योंकि वो उसे भी उनके साथ चलने को कहती है। उसकी आवाज सुन डायुन डर गई क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये मास्क पहनी लड़की असल में हीजिन है। सभी लोग कैरियोके से वापस लौट रहे थे और ओनर जब साफ सफाई करने उनके रूम में पहुंचा तो दरवाजा खोलते ही वो डायुन को बुरी तरह घायल पाता है। मतलब ये लोग कैरियोके असल में डायुन को बुली करने आए थे क्योंकि गानों के शोर में कोई भी उसकी चीख पुकार नहीं सुन सकता था। ओनर पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहता है मगर डायुन चुपचाप वहां से चली जाती है। उसे देख ऐसा लग रहा है जैसे मानो उसने अपने हालातों से समझौता कर लिया है और वो एक्सेप्ट कर चुकी है कि बुलिंग से बचना उसके लिए असंभव है। वो स्कूल नहीं गई और उसकी एब्सेंस से हीजन को बहुत खुशी हो रही है क्योंकि वो अपना बदला ले चुकी थी। स्कूल के बाद इजन भी वेट करता ही रह गया और पूरा स्कूल खाली होने के बाद भी डायुन बाहर नहीं आई। इजन उसे कॉल करता है और हम देखते हैं कि डायुन अपने रूम में रो रही है और वो इजन का कॉल अवॉइड कर रही थी। जब इजन घर पहुंचा तो वो देखता है कि डायुन वापस आ चुकी है। उसने डायुन के दरवाजे पर नॉक कर फोन ना उठाने का रीजन पूछा, जिस पर वो कहती है कि उसकी तबीयत खराब है और इसीलिए वो सो गई थी। वो दरवाजा खोलने से भी मना करती है लेकिन इजन समझ गया कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि डायुन की आवाज कांप रही थी। वो बाहर जाने लगा लेकिन तभी उसकी नजर किसी ऐसी चीज पर पड़ी जिससे वो हैरान हो जाता है। उसका ध्यान डायुन के जूतों पर गया जिन पर खून लगा था। इसके बाद इजन डायुन के रूम में आ गया जहाँ वो उसकी मरहम पट्टी करता है। डायुन उससे झूठ बोलती है कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी और इसी वजह से उसे इतनी चोटें आई हैं। इजन कहता है कि उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए लेकिन डायुन उसे साफ इनकार कर देती है क्योंकि वो जानती है अगर वो हॉस्पिटल गई तो ये सच सामने आ जाएगा कि उसे बुली किया गया है और वो ऐसा नहीं चाहती थी। लेकिन उसका ये सच छुपाने का एक और रीजन भी है। ऐसा डायुन के साथ पहली बार नहीं हुआ था। एक बार पहले भी हीजन ने मास्क पहन उसे बुली किया था पर जब उसने अपनी आवाज उठाई तो हीजन ने अपनी बातों में फंसाकर उसे झूठा साबित कर दिया। डायुन के पास उस समय भी कोई प्रूफ नहीं था और इसीलिए वो अपनी सच्चाई सबके सामने ना ला पाई। हीजन की मॉम भी अपनी बेटी की हाँ में हाँ मिलाते हुए डायुन पर हावी होने की कोशिश करती है और कोई एविडेंस ना होने के कारण डायुन चुपचाप वहाँ खड़े होकर ये सब देखती रहती है। यहाँ तक कि हीजन की मॉम डायुन से उसके पेरेंट्स को बुलाने के लिए कहती है और बेचारी अनाथ डायुन पेरेंट्स की बात सुन सहम जाती है। डायुन जानती है कि इस बार भी ऐसा ही होगा और क्योंकि वो ग्रैंडपा को इस सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती तो वो झूठ बोलना बेहतर समझती है। उसकी ग्रैंडपा को हार्ट प्रॉब्लम है और वो इजन से उनका ख्याल रखने को कहती है। इजन उससे चिंता करने को मना करता है और उसके रूम से बाहर आ जाता है मगर इजन कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। वो सब कुछ समझ चुका है और इसीलिए अब इस सिचुएशन को वो अपने तरीके से हैंडल करना चाहता है। आगे क्लब में हम किम और उसकी गैंग को ड्रिंक करते देखते हैं जहाँ वो सभी इजन को सबक सिखाने का तरीका सोच रहे हैं। वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अगर वो सभी मिलकर इजन पर हमला करेंगे तो उसके लिए भी बच पाना नामुमकिन होगा। सभी इससे राजी हैं और तभी किम के पास हीजन का कॉल आता है। वो उसे सब कुछ बताती है कि कैसे उसने उनकी बेइज्जती का बदला लिया और डायुन को उसकी असली जगह दिखा दी। ये सुनकर किम खुश है और कहता है कि वो जल्दी ही इजन से भी बदला ले लेगा। हम देखते हैं कि इजन उसी क्लब में पहुंच चुका है जहां उसे अचानक देख सभी हैरान हो जाते हैं। तभी इजन उनमें से एक पर अटैक कर उसका सर टेबल से भिड़ा देता है और ये देख बाकी मेंबर्स भी उस पर अटैक करने बढ़ते हैं। इजन ने उन पर लात घूसों की बारिश कर दी और एक एक कर उसने पूरी गैंग को निपटा दिया और ये कोई नॉर्मल नहीं बल्कि एक ब्रूटल फाइट थी जहां वो अपने ओपोनेंट को बड़ी बेरहमी से मार रहा था। सभी मेंबर्स का सफाया हो चुका है और अब किम की बारी है। जब उसे बचने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने इजन पर बॉटल से अटैक कर दिया मगर इजन डॉज करते हुए उसे पीछे ढकेल देता है कि वो अपना आपा खो देता है और वो इजन को जान से मारने की कोशिश करता है लेकिन इजन ने तुरंत उसका गला पकड़ उसे चोक कर दिया जिससे अब किम कुछ भी नहीं कर सकता था। इजन ने उसे फाइनल वार्निंग दी और कहा कि अगर दोबारा कभी भी उसने या उसकी बहन या डायुन को बुली करने की कोशिश की तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अपनी वार्निंग की गंभीरता को समझाने के लिए किम को और जोर से चोक करता है जिससे उसकी सांसें उसका साथ छोड़ने लगी और वो बेहोश होने लगा। इजन ने उसे छोड़ दिया और वो क्लब से बाहर जाने लगता है लेकिन क्लब के बाहर ही उसे हीजन और उसकी दोस्त मिल जाते हैं। हीजन को लगा कि वो उसे पकड़ने आया है और घबराते हुए वो वहीं फिसल गई जिससे उसके हाथ पर चोट लग जाती है। तभी इजन के पास उसे ग्रैंडपा का फोन आया और वो उन दोनों को इग्नोर करते हुए वहां से चला जाता है। क्लब के अंदर
पहुंचने पर वहां का नजारा देख हीजन को गुस्सा आ गया, क्योंकि उसका भाई और उसकी गैंग दोबारा हीजन से पिट चुके थे। किम हीजन से साफ शब्दों में कहता है कि वो आज के बाद कभी भी डायोन को बुली नहीं करेगी। हीजन ऑब्वियसली ऐसा करने से मना करती है, लेकिन घबराया हुआ किम कहता है कि अगर उसने आज के बाद डायोन को बुली किया तो उसके बदले में वो खुद हीजन को मारेगा। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडपा हीजन से बात करते हुए बताते हैं कि डायोन काफी बुरी तरह घायल हुई है और उन्हें नहीं लगता कि वो सीढ़ियों से गिरी है। वो ना तो हॉस्पिटल जाना चाहती है और ना ही उन्हें सच बता रही है। ग्रैंडपा हीजन को बताते हैं उस एक्सीडेंट की खबर से उन्हें गहरा सदमा पहुंचा, मगर डायोन के कारण ही उनकी जिंदगी की रेलगाड़ी वापस पटरी पर आ सकी। उन्हें दुख होता है जब डायोन उनसे चीजें छुपाती है, लेकिन हीजन उन्हें समझाता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और वो उनसे बहुत प्यार करती है। वो ग्रैंडपा से डायोन की चिंता करने को मना करता है और कहता है कि वो अब से उसका ध्यान रखेगा। अगले दिन किम को हॉस्पिटल में एडमिट किया जा चुका है और उसके पेरेंट्स को भी उसकी हालत की जानकारी मिल चुकी थी। उसके डैड कहते हैं कि ये तो एक ना एक दिन होना ही था, मगर उसकी मॉम उसकी साइड लेते हुए उसे इनोसेंट बताती हैं। वो कहती हैं कि जिसने भी ये किया है उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। हीजन ने ही अपने पेरेंट्स को इन सभी इवेंट्स के बारे में इन्फॉर्म किया है और साथ ही में अपने टूटे हुए हाथ का कारण भी हीजन को बताया था। वो गिरी तो अपनी गलती से थी, लेकिन उसने इसका ब्लेम भी हीजन पर डाल दिया था। वो असल में अपने पेरेंट्स की पावर्स का यूज कर हीजन और उसकी फैमिली को सबक सिखाना चाहती है। उसके डैड एक पॉलिटिकल लीडर हैं और इसी वजह से वो और किम अक्सर मनमानी किया करते थे। हीजन की मॉम ने किसी चीफ को कॉन्टैक्ट कर ये सिचुएशन हैंडल करने को कहा है और ये चीफ कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। चीफ अंडरवर्ल्ड का डॉन है जो पिछले कई सालों से हीजन के डैड की इलीगल कामों में उनकी सहायता करता आया है, ताकि उनकी पॉलिटिकल इमेज को कोई नुकसान ना पहुंचे। इधर हीजन को भी आभास हो चुका है कि ये सब इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। उसका शक सही निकला और चीफ के आदमी उसके बारे में पूछताछ करते हुए उसके घर में आ जाते हैं, लेकिन हीजन नॉर्मली रिएक्ट कर उन्हें अपनी जान पहचान का बताता है और इसके बाद वो उनके साथ उनके वेयर हाउस पर आ जाता है, जहाँ चीफ पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। चीफ अपने आदमियों से ये सब जल्दी खत्म करने को कहता है। इसके बाद उसके आदमी बेसबॉल बैट निकाल लेते हैं। उनमें से एक ने गलती से रिवील कर दिया कि उसे उन बच्चों से दुश्मनी नहीं मोल लेनी चाहिए थी और हीजन समझ गया कि इन लोगों को किम फैमिली ने भेजा है। चीफ देखता कि हीजन अभी तक एकदम काम है, जो कि बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि अगर उसकी जगह कोई और होता तो कब का डर के मारे बेहोश हो चुका होता। तभी हीजन उनमें से एक का हाथ पकड़ उस पर अटैक कर देता है और जब दूसरे ने उस पर बेसबॉल बैट से अटैक किया तो उसने डॉज न करते हुए उसके बैट को हाथ में फंसा लिया और चीफ के आदमी पर लगातार कई अटैक्स कर दिए। हीजन का फाइटिंग स्टाइल देख चीफ समझ गया कि वो कोई ट्रेंड प्रोफेशनल है। हीजन ने चीफ के आदमियों को डिफीट कर दिया है और अब चीफ मैदान में उतरता है। हीजन को लगा कि चीफ एक इजी टारगेट होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। चीफ अचानक से उस पर मल्टीपल अटैक्स कर देता है, लेकिन हीजन उसके अटैक्स को डॉज करते हुए उसे नीचे से पंच करने की कोशिश करता है, मगर चीफ के इंस्टिंक्ट्स भी फास्ट हैं। वो हीजन का पैटर्न समझ गया और उसने उसे पीछे ढकेल दिया, लेकिन चीफ ने केवल उसे पुश नहीं किया था, बल्कि वो उस पर अटैक करने में भी सफल हो गया था। चीफ उससे उसकी रियल आइडेंटिटी पूछता है, जिस पर हीजन ने कहा कि वो बस एक हाई स्कूलर है। चीफ जानता है कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ऐसे फाइट करना हाई स्कूलर तो क्या बड़े बड़े गैंग लीडर्स के लिए भी इम्पॉसिबल है। इसके बाद हीजन अपना बैटल स्टैंस ले लेता है, जिसकी जरूरत उसे आज से पहले कभी भी नहीं पड़ी थी। मतलब चीफ एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है। फाइट का दूसरा राउंड शुरू हुआ और दोनों में इंटेंस बैटल होने लगी। दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे और जैसे ही चीफ ने एक फाइनल पंच करने की कोशिश की, हीजन ने उसका अटैक ब्लॉक कर लिया। उसने लगातार कई अटैक्स कर चीफ को धूल चटा दी और वो भी हीजन के सामने धराशाही हो जाता है। चीफ ये तो समझ नहीं पाया कि आखिर हीजन कौन है, लेकिन एक चीज उसे क्लियर हो चुकी थी, वो ये कि किम फैमिली ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। वहीं हीजन के डैड अपने ऑफिस में बाकी सबके साथ चीफ की कॉल का इंतजार कर रहे थे। तभी एक कॉल आया और चीफ माफी मांगते हुए कहता है कि वो उनका काम पूरा ना कर सका और उस लड़के ने उसे हरा दिया। डैडी किम को उसकी बात का भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि चीफ अंडरवर्ल्ड का डॉन है और उसका किसी हाई स्कूलर से हार जाना एक नॉर्मल बात नहीं है। चीफ कॉल पर उन्हें वार्न करता है और तभी उनके ऑफिस के बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। ऑफिस का दरवाजा और उन सभी लोगों का मुंह एक साथ खुल गया, क्योंकि हीजन वहां आ चुका था। वो डैडी किम की टाइट सिक्योरिटी को तोड़ते हुए सीधे उनसे ही बात करने आ गया है। हीजन को वहां देख सभी चौंक जाते हैं और डैडी किम पूछता है कि वो अंदर कैसे आया। हीजन उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसे लगा था कि यहाँ काफी टाइट सिक्योरिटी होगी, मगर शायद उसने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था। डैडी किम को भी खतरे का आभास हो गया, क्योंकि ये ऑफिस उनका सीक्रेट हाइडआउट है, जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं था। हीजन की मॉम हीजन को तुरंत सबक सिखाना चाहती हैं और इसीलिए वो अपने लॉयर को कॉल करती हैं। वो कहती हैं कि शायद हीजन नहीं जानता कि उसने किससे पंगा लिया है, इस पर हीजन बताता कि वो उन लोगों से भली भांति परिचित है। डैडी किम 2 बार पहले इलेक्शन जीत चुके हैं और अब तीसरी बार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हीजन ये सोचकर खुश है कि एक बार लॉयर ने केस कर दिया, उसके बाद हीजन कुछ भी नहीं कर पाएगा और उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। हीजन की मॉम ने लॉयर को कॉल किया, लेकिन तभी हीजन उन्हें कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स दिखाने लगता है। ये उन सभी लोगों की वीडियोस हैं जिन्हें आज तक हीजन ने बुली किया है और उसके सारे काले कारनामों का प्रूफ हीजन के पास है। वीडियोस को देख सभी लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हीजन की भी रूह कांप गई और उसकी मॉम ने तुरंत कॉल कट कर दिया। हीजन ने यहाँ आने से पहले ही सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली थी और वो पूरी तैयारी के साथ आया था। हीजन
इजन शेरनी से भीगी बिल्ली बन गई और इजन बताता है कि उसके पास किम की भी वीडियोस हैं, क्योंकि ये दोनों भाई बहन अक्सर लोगों को बुली कर उनकी वीडियोस बनाया करते थे। डैडी किम पूछता है कि क्या वो ये सब इसीलिए कर रहा है क्योंकि उनके बच्चों ने उसकी बहन को बुली किया था। इजन जवाब देता है कि जैसे वो हर बात में अपने बच्चों की साइड लेता है, वैसे ही वो भी अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना चाहता है। डैडी किम मामला संभालने के लिए कहता है कि वो उसकी बहन के सारे मेडिकल बिल्स चुका देगा और उसे माला माल कर देगा। अगर वो चाहे तो हिजन उसकी बहन से अपोलोजाइज भी करेगी, लेकिन इजन को इस सब में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है और वो अपनी डिमांड सामने रखता है। वो चाहता है कि किम और हिजन हमेशा हमेशा के लिए उसकी बहन की नजरों से दूर चले जाएं। डैडी किम कांपते हुए तुरंत उसकी बातें मानने को तैयार हो जाता है और कहता है कि वो उन दोनों को अब्रॉड भेज देगा। हिजन और उसकी मॉम दोनों इस डिसीजन से हैरान और नाखुश थे, पर इस समय वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। इजन कहता है कि काम कल सुबह तक हो जाना चाहिए और हिजन को समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है और उसकी जिंदगी इतनी कैसे बदल सकती है। इजन जाने लगा कि तभी डैडी किम उससे वो फुटेजेस मांगता है, क्योंकि वो उसकी सारी डिमांड्स एक्सेप्ट कर चुका था। इजन उसे घूरते हुए पूछता है कि क्या वो उसे इडियट समझता है, और उसकी आंखों को देख डैडी किम सहम जाता है। इजन का काम पूरा हुआ और हम देखते हैं कि कैसे उसने अकेले ही डैडी किम और उसकी फैमिली को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया था। वो वापस घर आ चुका है, जहाँ उसके फैमिली मेंबर्स उसे ठीक देख खुश हो जाते हैं। वो डायोन से उसका हालचाल पूछता है, जिस पर वो अपना दर्द छुपाते हुए खुद को स्वस्थ बताती है। इजन उससे कहता है कि उसे अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब से वो कभी भी सीढ़ियों से नहीं गिरेगी और उसने सब ठीक कर दिया है। अगले दिन क्लास में आते ही डायोन को एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। हिजन अब से स्कूल अटेंड नहीं करेगी। वो और उसका भाई किम अब्रॉड जा रहे हैं और क्लासमेट्स यही डिस्कस कर रहे हैं कि अब से उनकी स्कूल लाइफ बेहतर हो जाएगी। उनकी बातें सुनते ही डायोन को इजन की सीढ़ियों वाली बात याद आ गई और उसे सब समझ आ गया। वो इजन के पास जाती है, मगर वो कुछ भी कह नहीं पा रही थी और शब्दों के बजाय उसकी आंखों से निकले आंसू सब बयां कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक कैरियोके सेंटर में हिजन का ग्रुप उसके अचानक ट्रांसफर पर चर्चा कर रहा है। सभी इस बात से हैरान है, मगर हिजन की फ्रेंड परेशान थी, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब इजन की वजह से हो रहा है। तभी हिजन वहां आ गई, जो उन्हें बताती है कि वो केवल एक सेमेस्टर के लिए ही अब्रॉड जा रही है। उसके डैड ने कहा है कि वो इस बीच सब संभाल लेंगे, जिसके बाद वो वापस स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। मगर वो अपने ट्रांसफर का असली रीजन किसी को भी नहीं बताती, क्योंकि ऐसा करने पर उसकी ही बेइज्जती हो जाती। लेकिन अंदर ही अंदर उससे ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त नहीं हो रही थी और इसीलिए वो एक और बार डायन को बुली करना चाहती है। मगर तभी उसकी फ्रेंड चौंक गई, जिससे मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। हिजन आगे कहती है कि वो जाने से पहले एक और बार डायन का रोता हुआ चेहरा देखना चाहती है। उसे पता है कि उसके ग्रैंडपा एक वॉचमैन है, तो वो अपनी मॉम से कहकर उन्हें भी नौकरी से निकलवाना चाहती है। तभी कोई पीछे से कहता है कि उसका यहाँ आने का डिसीजन बिल्कुल सही था, और जब हिजन ने पीछे देखा तो वो सहम गई, क्योंकि मास्क पहने ईजन वहां आ चुका था। लेकिन जैसे डायोन को बुली करते वक्त हिजन ने अपनी पहचान छुपाई थी, वैसे ही ईजन भी अपनी आइडेंटिटी छुपाता है और कहता है कि वो ईजन नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता। वो आगे कहता है कि यहाँ तो बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन चल रही है और वीडियो में प्रेजेंट सारे लोग भी यहाँ मौजूद हैं। वो ये भी बताता है कि ये वही जगह है जहाँ डायोन को बुली कर उसकी वीडियो बनाई गई थी। सभी लोग ये सुनकर कांपने लगे और ईजन कहता है कि कैरियोके सेंटर में इतनी शांति अच्छी नहीं लग रही है, तो क्यों ना थोड़ा म्यूजिक बजाया जाए। जिसके बाद वो रूम का दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन ये बस एक शुरुआत है, क्योंकि असली तूफान अभी आना बाकी था। दूसरी तरफ डैडी किम हिजन के अचानक चले जाने से नाराज हैं कि तभी उनका सबऑर्डिनेट घबराते हुए उनके पास आ जाता है। हम देखते हैं कि किम और हिजन की वीडियोस पब्लिक हो चुकी हैं और उनकी काली करतूतें नेशनल हेडलाइंस बन गई हैं। न्यूज में बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल वायलेंस के खिलाफ सख्त नियम और कानून बना रही है। मगर हैरानी की बात यह है कि किम और हिजन रिस्पेक्टेड पॉलिटिकल लीडर के बच्चे हैं। वहीं आगे हम इजन को चीफ के साथ देखते हैं, जो उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। उसे लगा था कि इजन ने वीडियोस केवल अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए ली थी, मगर उसने तो वीडियोस पब्लिक कर दी हैं। हमें पता चलता है कि जब इजन उन वीडियोस को देख रहा था तो वो समझ गया कि वो पॉलिटिशियन से डील कर रहा है, जो अगर पावर में आ गए तो उसकी असली आइडेंटिटी जान लेंगे, और ऐसा वो कभी भी होने नहीं देना चाहता था। चीफ कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि डैडी किम उसे छोड़ेगा नहीं। इस पर इजन कहता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकेगा, न्यूज अभी बाकी है। डैडी किम के भी सभी क्राइम्स जैसे वोटिंग फ्रॉड्स और मनी लॉन्ड्रिंग रिवील हो चुके हैं और उनकी पूरी पार्टी की इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स मिले हैं। चीफ ने इजन को लीडर के बच्चों की वीडियोस दी थी, मगर उसने लीडर की भी वीडियोस चुरा ली थी और एक ही झटके में उसने लीडर की पूरी फैमिली का सफाया कर दिया था। अगले दिन से स्कूल में शांति छा चुकी है और तभी डायोन का मैसेज आता है, जिसमें वो इजन को अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने की सलाह देती है। तभी पार्क उसे ग्रीट कर पूछता है कि क्या आज वो फ्री है, और इजन के हाँ कहने पर वो उसे स्कूल के बाद उसके साथ चलने के लिए कहता है। तभी ली और ह्यूजन भी वहां आ जाते हैं, जो कहते कि उन्होंने ऐसे रूमर्स सुने हैं कि इजन की वजह से ही किम सिबलिंग्स का ट्रांसफर हुआ है और उसने अकेले ही किम और उसकी गैंग की दोबारा धुलाई की थी। इजन इस सबसे इनकार करता है, मगर किम सिबलिंग्स की जाने की खुशी ली और ह्यूजन उसके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इजन बताता है कि उसके पार्क के साथ प्लान्स हैं, जिस पर ली खतरनाक टोन में पार्क से पूछता है कि क्या वो दोनों भी उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। पार्क इसे तुरंत राजी हो गया, क्योंकि उन्हें मना करना उसके बस की बात नहीं है। तभी हम देखते हैं कि क्लास में 2 नए स्टूडेंट्स का ट्रांसफर हुआ है, जिन्हें बाकी स्टूडेंट्स पहले से ही जानते थे। लड़की का नाम यूना है, जो इस कंट्री की सबसे बड़ी SW कॉर्पोरेशन के CEO की ग्रैंड डॉटर है, और उसके साथ उसका पर्सनल सेक्रेटरी और बॉडीगार्ड सुकजू है, जो बचपन से ही उसके साथ पला बड़ा है। ये दोनों अमेरिका में 2 साल पढ़ाई करने के बाद वापस स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं और
और इसीलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स इन्हें पहले से ही जानते हैं। यूना की खूबसूरती देख लड़के पिघल गए, मगर सुगजू और इजन एक दूसरे को ही घूरे जा रहे थे। यूना ने इजन को देखा और उससे वो कोई सेलिब्रिटी लगा, मगर सुगजू बताता है कि उसे पिछले हफ्ते जो डेटा मिला था उसमें इस न्यू स्टूडेंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आगे पार्क इजन से पूछता है कि वो स्कूल के बाद कहाँ जाना चाहता है, लेकिन क्योंकि इजन ज्यादा कुछ नहीं जानता था तो वो डिसीजन पार्क पर ही छोड़ देता है। पार्क पीसी कैफे सजेस्ट करता है और तभी इजन को लेफ्टिनेंट की क्लासेस याद आ जाती हैं। स्कूल ज्वाइन करने से पहले लेफ्टिनेंट ने इजन को हाई स्कूलर्स की पसंद नापसंद की जानकारी दी थी। बेसिकली इजन को एक नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ जीने का तरीका सिखाया गया था। पीसी कैफे एक ऐसी जगह है जहाँ कई हाई एंड कंप्यूटर्स होते हैं और लोग पैसे देकर पॉपुलर गेम्स खेलने के लिए वहाँ अक्सर जाते हैं। वहीं स्कूल के बाद सुगजू यूना को इजन के बारे में इन्फॉर्म करता है। वो 19 साल का लड़का है, उसका रिसेंटली ही स्कूल में ट्रांसफर हुआ है। वो डायोन का बड़ा भाई है, मगर ये सुन यूना हैरान हो जाती है क्योंकि उसे लगता था कि डायोन के ग्रैंडपा के अलावा इस दुनिया में उसका और कोई नहीं है। सुगजू से प्लेन क्रैश के बारे में भी बताता है, पर एक चीज जो उसे परेशान कर रही थी वो ये कि इजन जिसे सब मृत समझते थे अचानक जिंदा कैसे हो गया और उसका उसी स्कूल में ट्रांसफर कैसे हो सकता है। इसे यूना और सुगजू अटेंड करने वाले थे। सुगजू आगे कहता है कि उन्हें इजन को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करना होगा। इधर पीसी कैफे में इजन अपने नए दोस्तों के साथ गेम्स खेलने में बिजी है। मजे की बात यह है कि वो उन सभी में वर्स्ट प्लेयर है और वहीं पार्क एक गेमिंग प्रोडिजी है। घर लौटते वक्त उसे डायोन मिलती है और वो उससे उसकी स्कूल लाइफ के बारे में पूछता है। डायोन जवाब देती है कि उसे एक लंबे समय बाद स्कूल जाने में मजा आया और वो इस कंफर्टेबल लाइफ से खुश है। रात में इजन डिनर कर अपने रूम में आ गया और तभी उसके पास लेफ्टिनेंट का कॉल आ जाता है। लेफ्टिनेंट उसके हालचाल और स्कूल लाइफ के विषय में पूछते हैं, मगर जब इजन ने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्हें लगने लगा कि कहीं इजन ने स्कूल में किसी का मर्डर तो नहीं कर दिया है। लेकिन इजन बताता है कि कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी जिन्हें उसने सॉल्व कर लिया है। ये जानकर लेफ्टिनेंट की जान में जान आई और वो इजन से ध्यान रखने को कहते हैं। अगले दिन स्कूल में इजन के फ्रेंड्स ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर सुगजू और इजन में फाइट हुई तो कौन जीतेगा। ह्यूजन बताता है कि इजन कभी भी सुगजू से जीत नहीं सकता। सुगजू को बचपन से ही प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली है और वो उनकी लीग से बाहर है। एक बार सुगजू ने अकेले ही 30 लोगों से फाइट कर उन्हें हराया था और खास बात यह है कि इस फाइट में उसे खरोंच भी नहीं आई थी। रिसेंटली ही अमेरिका में यूना को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था और सुगजू ने ही उसकी जान बचाई थी। यहाँ दूसरी तरफ सुगजू और इजन आमने सामने एक दूसरे का रास्ता रोके खड़े हैं। सुगजू इजन से उसकी रियल आइडेंटिटी पूछता है, इस पर इजन ने कहा कि वो उसका क्वेश्चन समझ नहीं पाया। सुगजू सीधे मुद्दे की बात पूछता है, इजन एक फेक आइडेंटिटी का यूज क्यों कर रहा है। उसे पता चला है इजन किम सिबलिंग्स के ट्रांसफर में इन्वॉल्व था, लेकिन इजन इसे उसकी गलतफहमी बताता है। सुगजू आगे रिवील करता है कि इजन ने अपने जिस प्रीवियस स्कूल का नाम रजिस्टर करवाया है वो तो वहाँ कभी गया ही नहीं था और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी फेक हैं। इजन तुरंत सुगजू से इन सभी बातों का एविडेंस मांगता है, मगर सुगजू के पास केवल इन्फॉर्मेशन थी और उसे कोई फिजिकल एविडेंस नहीं मिला था। लेकिन वो इस बात से हैरान है कि आखिर ऐसी सिचुएशन में भी इजन इतना काम कैसे है और वो इतनी श्योरिटी से सुगजू की इन्फॉर्मेशन को गलत कैसे बता सकता है। इजन सुगजू से उसकी इन्वेस्टिगेशन का रीजन पूछता है, जिस पर सुगजू ने कहा कि उसे उस पर शक है। ये सुन इजन रिवील करता है कि उसके वापस आने का एक यही ऑब्जेक्टिव है कि वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है। इधर यूना भी डायोन से उसके भाई के बारे में पूछताछ करने आ चुकी है। वो दोनों दूसरे को पहले से ही जानते हैं और डायोन बताती है कि उन्हें 6 महीने पहले ही इजन के बारे में पता चला था। ये न्यूज सुनकर ग्रैंडपा की आंखों से आंसू नहीं रुके, लेकिन यूना पूछती है कि इजन ने इससे पहले कभी भी उन्हें कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया था। डायोन बताती है कि प्लेन क्रैश के बाद इजन की मेमोरीज चली गई थी और रिसेंटली ही उसकी याददाश्त वापस आई है। ये सुनकर यूना अलर्ट हो गई क्योंकि उसे ये सब बहुत वियर्ड लगा। वो डायोन से पूछ ही लेती है कि क्या वो श्योर है इजन ही उसका असली भाई है, क्या उन्होंने ये कंफर्म किया है। डायोन कहती है कि डीएनए टेस्ट हुआ था और ये सुनकर यूना को भी उसकी बातों पर यकीन होने लगता है। वहीं क्लास में इजन चिंतित है क्योंकि एक ही दिन में सुगजू ने उसके बारे में काफी कुछ इन्वेस्टिगेट कर लिया था। दूसरी तरफ सुगजू यूना से कहता है कि जब फेक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए जा सकते हैं तो डीएनए रिपोर्ट्स भी फेक हो सकती हैं। सुगजू को डायोन की बुलिंग के बारे में भी पता चला और वो बताता कि वो पिछले 2 सालों से सीवियर बुलिंग की शिकार थी और इजन ने स्कूल में आते ही किम की गैंग का सफाया कर दिया था। अब यूना को एक फेरी टेल लगने लगी है। एक बड़ा भाई जिसे सब मृत समझते थे अचानक से एक दिन वापस लौट आता है और अपनी बहन को बुली से बचा लेता है। वो जेलस फील कर रही थी क्योंकि उसके भाई और बहन हमेशा उसे बस नीचा दिखाने का मौका तलाशते रहते हैं। मगर इस कहानी में अभी भी कई अनसुलझी पहेलियां हैं। अगर इजन वाकई यूना का पीछा करते हुए स्कूल में आया है तो उसे शांत ही रहना चाहिए था, लेकिन उसके एक्शंस तो बिल्कुल विपरीत हैं। उन्हें लगता है कि शायद इजन पैसों के लिए यहाँ आया है क्योंकि प्लेन क्रैश के बाद ग्रैंडपा को अच्छा खासा इंश्योरेंस अमाउंट मिला था। यूना को अब लगता है कि डायोन की जान खतरे में है क्योंकि वो और उसका सो कॉल्ड भाई इजन एक ही छत के नीचे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ इजन के घर में ग्रैंडपा का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है और डायोन ने उन्हें गिफ्ट दिया है। ग्रैंडपा कहते हैं कि किसी को जरूरत नहीं थी क्योंकि उन्हें सबसे बड़ा गिफ्ट पहले ही मिल चुका है। इजन सही सलामत घर वापस लौट आया है और उनके लिए असली गिफ्ट अपने परिवार को एक साथ खुश देखना है। तभी उनका फोन बजा और ये कॉल यूना की थी जो डायोन को मिलने बुलाती है क्योंकि वो उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहती थी। मगर इजन को ये सब ठीक नहीं लग रहा था तो वो अपने रूम में जाकर SW ग्रुप के बारे में सर्च करने लगता है। उसे समझ नहीं आया कि इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन आखिर एक मामूली से ट्रांसफर स्टूडेंट में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही है। रात भी काफी हो चुकी थी तो इसीलिए इजन डायोन को लेने बाहर चला जाता है। इधर डायोन और यूना बात कर रहे थे और डायोन बता
बताती है कि एजेंट के आने के बाद से उसकी जिंदगी बदल गई है और उसकी सभी चिंताएं खत्म हो चुकी हैं। यूना को सुखजू से पता चला था कि एजेंट की सारी डिटेल्स फेक है और अब उनके पास एविडेंस भी है। वो यहाँ डायन को सब सच बताने आई है, लेकिन उसकी खुशी देख वो उससे कुछ भी कह नहीं पा रही थी। एजेंट भी वहाँ पहुंच चुका है, जो दूर से ही उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था। वो उनकी तरफ बढ़ने लगा कि तभी सुखजू वहाँ आ जाता है और एजेंट से वेट करने के लिए कहता है। उसे लगता है कि एजेंट यहाँ इसीलिए आया है क्योंकि उसे डर है कि कहीं यूना उसका सच डायन को ना बता दे। वो दोनों वहीं रुके थे कि तभी एक ब्लैक कार बड़ी तेज रफ्तार में उन्हें टक्कर मारती है, जिससे वो दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। एजेंट ने देखा कि उस गाड़ी से कुछ लोग निकले जिन्होंने डायन और यूना को किडनैप कर लिया। वो उनकी तरफ भागा, मगर तब तक वो लोग फरार हो चुके थे। एजेंट और सुखजू ने तुरंत एक दूसरे का कॉलर पकड़ लिया और सेम क्वेश्चन पूछा कि वो लोग कौन थे। दोनों को एक दूसरे पर शक होने लगा, मगर वो जल्दी ही समझ जाते हैं कि वो दोनों ही सिचुएशन के विक्टिम हैं। सुखजू ने यूना की किडनैपिंग की इन्फॉर्मेशन एस्कॉर्ट फोर्सेस को दी, लेकिन तभी एजेंट वहां से जाने लगा। सुखजू उससे कहता है कि उसे एसडब्ल्यू के एजेंट्स के आने तक वहीं रुकना चाहिए क्योंकि वो उसे जाने नहीं दे सकता। एजेंट कहता है कि एसडब्ल्यू की टीम यूना को आराम से ढूंढ सकती है, लेकिन वो अपनी बहन को ढूंढने जा रहा है और सुखजू चाहे तो उसे फॉलो कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम यूना की कजन को देखते हैं, जिसे उसका सेक्रेटरी यूना की किडनैपिंग के बारे में इन्फॉर्म करता है, मगर दुखी होने के बजाय वो ये न्यूज सुनकर खुश नजर आ रही थी। वो जानती है कि शायद उनकी राइवल कंपनीज ने ही ऐसा किया है क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने उनकी शर्तें मानने से इनकार कर दिया था। वो चाहती है कि उसके ग्रैंडफादर अपनी जिद ना छोड़े क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यूना मारी जाएगी। इधर एजेंट को किडनैपर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो वो इन्फॉर्मेशन लेने किसी खास व्यक्ति के पास आ जाता है। वो असल में चीफ के पास आ चुका है क्योंकि उसने पास्ट में भी उसकी हेल्प की थी। सुखजू हैरान है क्योंकि चीफ का नाम डूसिक है, जिसका अंडरवर्ल्ड में काफी सम्मान किया जाता है। चीफ एजेंट से वहां आने का रीजन पूछता है, जिस पर उसने कहा कि एसडब्ल्यू ग्रुप के सीईओ की ग्रैंडडॉटर किडनैप हो चुकी है और वो किडनैपर्स के बारे में जानना चाहता है। चीफ उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता, लेकिन एजेंट रिवील करता है कि उसकी बहन को भी साथ ही में किडनैप कर लिया गया है। ये सुनकर चीफ भी चौंक गया और उसने बताया कि थोड़े टाइम पहले कुछ फॉरेनर्स ने उसके आदमियों से वेयरहाउस और कार्स रेंट पर मांगी थी और साथ ही में उन्हें काफी सारा पैसा भी ऑफर किया था, लेकिन चीफ ने उनका ये ऑफर रिफ्यूज कर दिया। मगर किसी और गैंग ने किडनैपिंग मिशन एक्सेप्ट कर लिया था। एजेंट उसका शुक्रिया कर वहां से जाने लगा, लेकिन तभी चीफ ने उससे अपना फोन दिया और उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगी। चीफ एजेंट का नंबर चाहता है, मगर वो उससे कहने में शर्मा रहा था, तो वो बहाना बनाता है कि अगर उसके लोगों को उनकी लोकेशन के बारे में पता चला तो वो उन्हें तुरंत कॉन्टैक्ट करेगा, लेकिन अभी साधन की व्यवस्था करना बाकी था, तो इसीलिए एजेंट चीफ से उसकी बाइक भी मांग लेता है। सुखजू एजेंट से पूछता है कि वो अनकन्फर्म्ड इन्फॉर्मेशन पर रिलाई क्यों कर रहा है। इस पर उसने कहा कि किडनैपर्स की डिमांड पूरी ना होने तक यूना तो सेफ रहेगी, लेकिन वो लोग डायन पर कोई रहम नहीं करेंगे। सुखजू एजेंट के क्विक रिस्पॉन्स से हैरान है और कहता है कि वो उसे फॉलो करेगा। इसके बाद एजेंट डायन को बचाने निकल पड़ता है। इधर डायन और यूना को किडनैप कर एक वेयरहाउस में लाया गया है, लेकिन यूना की किडनैपिंग का रीजन पूछने पर वो लोग उसे कुछ भी नहीं बताते हैं। वो डायन को बस इसीलिए लाए थे क्योंकि वो यूना के साथ थी, लेकिन क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है तो किडनैपर्स का लीडर उसे जान से मारने को कहता है, मगर यूना उसे धमकाती है कि अगर उन्होंने डायन को हाथ भी लगाया तो अपनी टंग बाइट कर सुसाइड कर लेगी और किडनैपर्स अपना ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर पाएंगे। लीडर को लगा कि यूना केवल उन्हें डरा रही है, तो उससे सुसाइड करने को कहता है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज आई और हम देखते हैं कि यूना अपने होठों को काट अपनी बहादुरी का प्रमाण दे देती है। ये देख किडनैपर्स ने डायन को छोड़ दिया और कहा कि वो बाद में उसे डील कर लेंगे, लेकिन यूना ने ऐसा इसलिए भी किया था क्योंकि उसे विश्वास है कि थोड़ी ही देर में सुखजू उसे ढूंढते हुए वहां आ जाएगा। यूना का विश्वास सच साबित हुआ क्योंकि एजेंट और सुखजू वेयरहाउस पहुंच चुके हैं। सुखजू को एजेंट की इन्फॉर्मेशन पर भरोसा हो गया है, लेकिन एजेंट तुरंत अंदर जाने लगता है। सुखजू ने उसे रीइंफोर्समेंट्स के आने तक इंतजार करने को कहा, मगर वो जानता कि डायन के पास इतना समय नहीं है और इसीलिए वो एक एक कर गार्ड को साइलेंटली बेहोश करने लगता है। सुखजू को उसके स्किल्स बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगे, तो वो एजेंट से उसकी रियल आइडेंटिटी पूछता है और एजेंट जवाब में कहता है कि वो बस उसका क्लासमेट है। दूसरी तरफ एसडब्ल्यू ग्रुप के सीईओ को किडनैपर्स की डिमांड्स के बारे में पता चल चुका है। किडनैपर्स उनके किसी रिसेंट बिजनेस प्रोजेक्ट को कैंसिल करवाना चाहते हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें बस 1 घंटे का समय दिया गया है। 1 घंटे बाद वो यूना को मार देंगे, मगर चिंता की बात यह है कि स्कॉट फोर्सेस को लोकेशन पर पहुंचने में कम से कम 50 मिनट लग जाएंगे। वहीं वेयरहाउस में एजेंट और सुखजू एक एक कर गार्ड्स की संख्या कम करते जा रहे हैं। सुखजू ने 5 गार्ड्स को रास्ते से हटाया है, तो वहीं एजेंट अब तक 9 गार्ड्स को ठिकाने लगा चुका है। एजेंट पूछता है कि इस सबके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सुखजू ने बताया कि वो किडनैपर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता। उन पर अमेरिका में भी अटैक हुआ था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उन पर दोबारा हमला हो जाएगा। एजेंट बताता है कि रियल किडनैपर्स यूना के साथ हैं क्योंकि सभी गार्ड्स बेहद कमजोर हैं, जिन्हें केवल एस्कॉर्ट फोर्सेस को धोखा देने के लिए हायर किया गया है। सुखजू एजेंट के स्किल्स और इंटेलिजेंस को देख उससे कहता है कि ये सब ओवर होने के बाद वो उससे माफी जरूर मांगेगा, लेकिन अभी सबका टाइम नहीं था। एजेंट उसे स्प्लिट होकर दूसरी डायरेक्शन में जाने को कहता है क्योंकि अब तक किडनैपर्स को भी किसी के वेयरहाउस में आने की भनक हो चुकी थी। एजेंट भाग रहा था, तभी उसे बाकी गार्ड्स मिल जाते हैं जो उसे पहचान नहीं पाए क्योंकि उन्हें लगा था कि उनका सामना सुखजू से होगा, लेकिन असल में एजेंट ने उनका ध्यान इसीलिए खींचा ताकि सुखजू चुपचाप वेयरहाउस में एंटर कर सके। वो वेयरहाउस पहुंच चुका है जहां कोई भी किडनैपर प्रेजेंट नहीं था। वो यूना और डायन के मुंह पर से कपड़ा हटाकर बताता है कि एजेंट्स अभी नहीं आए हैं और इससे पहले कि वो कुछ और बता पाता मेन किडनैपर्स वहां आ जाते हैं। किडनैपर ने सुखजू
की बातें सुन ली थी और उसने कहा कि सुक्जू ने यहाँ अकेले आकर बड़ी गलती कर दी है। जिसके बाद किडनैपर का साथी सुक्जू पर अटैक कर देता है। सुक्जू रियलाइज करता है कि इजन सही कह रहा था, क्योंकि किडनैपर्स गार्ड से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मगर सुक्जू भी कम नहीं था। उसे बचपन से ऐसी ही सिचुएशंस के लिए ट्रेन किया गया है और उसकी ट्रेनिंग साफ दिख रही थी। उसने कुछ ही मूव्स में किडनैपर को ओवर पावर कर लिया, लेकिन मेन किडनैपर कहता है कि ये कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है। तभी किडनैपर ने सुक्जू पर नाइफ से अटैक कर दिया, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। सुक्जू समझ बैठा था कि बेयर हैंड फाइट होगी, मगर लीडर कहता है कि उनकी फाइट्स में कोई रूल नहीं होता। जिसके बाद उसका साथी सुक्जू पर नाइफ से लगातार अटैक करता है। सुक्जू डॉज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी इंजरीज बढ़ती जा रही थी। जब तक उनकी फाइट चल रही थी, तब तक लीडर ने डायन को मारने का डिसीजन लिया और उसने उसकी तरफ नाइफ फेंका, मगर यूना उसके आगे आ गई और यूना को बचाने के लिए सुक्जू उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। किडनैपर के इस अटैक से सुक्जू घुटनों पर आ गया, जिसके बाद लीडर अपने साथी से यूना को जिंदा छोड़ बाकी दोनों को मारने के ऑर्डर्स देता है। वहीं दूसरी तरफ चीफ का सेक्रेटरी उससे पूछता है कि आखिर उसने एक हाई स्कूलर की हेल्प क्यों की। उसकी वजह से ही पॉलिटिकल लीडर की फाइल्स लीक हुई थी, जिससे चीफ मुश्किल में पड़ गया था। चीफ कहता है कि उस हाई स्कूलर ने उसे डिफीट किया है और वो अब रिवेंज भी नहीं ले सकता, क्योंकि शुरुआत उन्होंने ही की थी। मगर वो उसकी हेल्प करने का रीजन नहीं बताता और मुस्कुराने लगता है, जैसे मानो उसके कुछ अलग ही प्लान्स हों। इधर एजेंट सभी गार्ड्स को डिफीट कर वेयरहाउस में आ चुका है और उसे अचानक वहां देख डायन और यूना के होश उड़ जाते हैं। किडनैपर ये जानकर हंसने लगा कि वो लड़का डायन का भाई है, जो अपनी बहन को बचाने के लिए यहाँ आया है। डायन भी चीखते हुए एजेंट से भागने को कहती है, क्योंकि उसे लगा कि उसका भाई मारा जाएगा, मगर वो बेचारी सच्चाई से अनजान थी। सुक्जू नोटिस करता है कि इतनी डेंजरस सिचुएशन में भी एजेंट के एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुए हैं और उसे लगने लगा कि शायद वो उन्हें इस सिचुएशन से बचा सकता है। लीडर ने अपने साथी से सबसे पहले एजेंट को मारने के लिए कहा, लेकिन उसके नाइफ अटैक को डॉज करते हुए एजेंट उसी के नाइफ से उस पर हमला कर देता है। इसके बाद एजेंट ने डायन से आंखें बंद करने को कहा और वो भी तुरंत अपने भाई की बात मान लेती है। एजेंट ने बड़ी तेजी से नाइफ स्विंग किया, जिससे उस किडनैपर की चीख निकल गई और उसके हाथ से बहुत खून बहने लगा। इस अटैक से वो बेहोश हो जाता है, लेकिन सुक्जू समझ गया कि एजेंट केवल हवा में नाइफ नहीं चला रहा था, बल्कि उसने किडनैपर के मसल्स और लिगामेंट्स को टारगेट कर एक प्रिसाइज अटैक किया था। एजेंट के एक्सप्रेशंस देख लीडर को भी खतरे का एहसास हुआ और उसने भी उस पर नाइफ से अटैक करना चालू कर दिया। लेकिन जहां एजेंट बड़े आराम से उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा था, वहीं उसके अटैक से लीडर बच ना पाया और जख्मी हो गया। वो समझ गया कि एजेंट की नाइफ टेक्निक उससे बेहतर है, लेकिन वो एक और बार कोशिश करता है और एजेंट उसे ब्लॉक कर उसके फेस पर किक कर देता है। अब लीडर से रहा नहीं गया तो उसने गन निकाल ली, लेकिन तभी एजेंट ने नाइफ फेंक उसका ध्यान भटकाया और तेजी से उसके पास जाकर एक पावरफुल अटैक कर दिया। उसके इस अटैक के सामने लीडर टिक ना सका और वहीं धराशाही हो जाता है। एजेंट के फाइटिंग स्किल्स देख यूना और सुक्जू भी सहम गए, क्योंकि उसने अकेले ही हाई क्लास क्रिमिनल्स को धूल चटा दी थी। एजेंट डायन से आंखें खोलने को कहता है और अपने भाई की इंजरीज को देख वो रोने लगती है, मगर ये असल में खुशी के आंसू थे। डायन को लगा था कि वो दोबारा अपने भाई को खो देगी, लेकिन उसे अपने सामने ठीक देख उसकी आंखें भर आती हैं। अगली सुबह हम एजेंट को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां उसका ट्रीटमेंट हो चुका है और वो मेंटल हेल्थ रूम के बाहर किसी का इंतजार कर रहा था। पिछली रात इंसिडेंट के बाद पुलिस और स्कॉट फोर्सेस वेयरहाउस पहुंच गई, जहां डायन की हालत देखते हुए यूना ने एजेंट को एक सुझाव दिया। डायन भले ही बाहर से स्वस्थ लग रही थी, मगर इस इंसिडेंट से उसे भी सदमा पहुंचा था और इसीलिए वो एजेंट से डायन की प्रॉपर थेरेपी और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कराने को कहती है। एजेंट डायन का ही इंतजार कर रहा था और कुछ ही देर में वो बाहर आ जाती है। उसने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है, मगर वो अपने भाई से कुछ पूछना चाहती है, लेकिन हिचकिचा रही थी। इंसिडेंट के बाद उसने सिक्योरिटी फोर्सेस को बात करते सुना था कि एजेंट ने अकेले ही ज्यादातर किडनैपर्स का सामना किया था और डायन यही जानना चाहती है कि आखिर एजेंट इतना अच्छा फाइट करना कैसे जानता है और उसने यहाँ आने से पहले कैसी लाइफ जी है, मगर हिचकिचाहट के कारण वो कुछ भी पूछ ना सकी। तभी यूना वहां आ जाती है और हमें पता चलता है कि डायन और एजेंट के ट्रीटमेंट का खर्चा उसने ही उठाया है। यूना उससे माफी मांगती है, क्योंकि उसकी वजह से ही डायन को सबसे गुजरना पड़ा था। जहाँ वो दोनों बात कर रहे थे, वहीं एजेंट का ध्यान यूना के साथ खड़े बॉडीगार्ड पर था, जो उसे एक टक घूरे जा रहा था। सुक्जू भी हॉस्पिटल में एडमिट है और क्योंकि डायन उसका भी शुक्रिया करना चाहती है, तो वो सब उससे मिलने चले जाते हैं। डायन ने उसकी जान बचाने के लिए सुक्जू को थैंक्स कहा और सभी लोगों को एक साथ अचानक वहां देख सुक्जू चौंक जाता है, मगर एजेंट ने उससे कुछ भी नहीं कहा और वो केवल उसके रूम को इंस्पेक्ट कर रहा था। थोड़ी ही देर में वो दोनों वहां से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद सीनियर बॉडीगार्ड सुक्जू से पूछता है कि क्या इसी लड़के ने यूना को बचाने में उसकी हेल्प की थी। सुक्जू कंफर्म करता है, इस पर बॉडीगार्ड ने कहा कि उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक हाई स्कूलर ने अकेले ही इतने सारे लोगों का सामना किया था। यूना कहती कि वो भी हैरान थी, लेकिन उसने पूछा कि क्या ये वाकई कोई बड़ी बात है, क्योंकि सुक्जू भी ऐसे फाइट कर सकता है। बॉडीगार्ड ने रिवील किया कि उतना सिंपल नहीं जितना दिखता है। कई लोगों को केवल मारना तो आसान है, मगर एजेंट ने 10 लोगों को चुपके से बेहोश किया था और इतने सारे लोगों को साइलेंटली चोक करना आसान बात नहीं है। इसी के साथ उसने किसी भी व्यक्ति को जान से नहीं मारा था, ज्यादातर लोगों को बेहोश किया गया है और बाकियों की इंजरीज भी जानलेवा नहीं है। किडनैपर्स को भी बस हैंडीकैप किया गया था। एजेंट की नाइफ टेक्निक भी किडनैपर से अच्छी थी और ऐसी टेक्निक में केवल कठिन ट्रेनिंग और कॉम्बैट एक्सपीरियंस से ही महारत हासिल की जा सकती है। बॉडीगार्ड आगे बताता है कि किडनैपर फॉरेन कंट्री के हाईली ट्रेन्ड सोल्जर्स थे और इन सभी बातों का यही निष्कर्ष निकलता है कि एजेंट
भी एक ट्रेंड प्रोफेशनल है जिसके पास हाई लेवल रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। बॉडीगार्ड की सारी बातें सुन सुखजू और यूना के होश उड़ गए और उनकी बातों का विश्वास करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ यूना की कजन को भी उसकी सेफ्टी की न्यूज मिल चुकी है जिससे वो नाखुश है। उसे लगा कि इस बार भी सुखजू ने ही उससे बचाया है, लेकिन उसका सेक्रेटरी उसे एक रूमर के बारे में इन्फॉर्म करता है। ऐसी अफवाह है कि सुखजू के किसी क्लासमेट ने उसकी हेल्प की है और उसने यूना के साथ साथ सुखजू की भी जान बचाई है। साथ ही में इस मिशन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी उसी का है। यूना की कजन को ये सब एक मजाक लगा, मगर सेक्रेटरी बताता है कि सीईओ भी इस मैटर में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वो तुरंत चौंक जाती है क्योंकि उसके ग्रैंडपा यानी एसडब्ल्यू ग्रुप के सीईओ के इंटरफेरेंस का मतलब है कि ये कोई अफवाह नहीं बल्कि सच है।